अरसा हुआ मुल्क बगदाद पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था। वो बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद था। इसका बेटा शहजादा तैमूर भी अपने बाप की तरह दिलेर था। बादशाह को शिकार खेलने का बहुत शौक था और वो अक्सर शिकार खेलने के लिए जाया करता था। एक रोज गर्मियों का दिन था और बादशाह का शिकार पर जाने का जी चाहा। हुक्म की देर थी कि तमाम इंतजाम हो गए और बादशाह शिकार के लिए चल पड़ा। सारा दिन बादशाह शिकार में मसरूफ रहा। कहीं शीर कहीं 12 सनगे शिकार किए। शाम हुई तो सब वापसी की तैयारियां करने लगे। अभी आधा सफर भी तय नहीं किया था कि रास्ते में बादशाह को एक बहुत खूबसूरत हिरन दिखाई दिया। बादशाह ने तीर निकालकर कमान में डाला और निशाना लेकर छोड़ दिया। इधर तीर कमान से निकला और उधर हिरन चौकड़ियों भरता हुआ भाग निकला। निशाना खता हो गया तो बादशाह का गुस्सा आ गया। इसने घोड़े को एड़ लगाई और हिरन के ताक़ब में चल पड़ा। मुहाफिज और गुजरा भी बादशाह के पीछे लग गए, लेकिन बादशाह के घोड़े की रफ्तार तेज थी, इसलिए वो उन सब की नजरों से ओझल हो गया। बादशाह ने कई बार तीर लेकर निशाना लगाया, लेकिन एक भी हिरन को ना लगा और हिरन झाड़ियों में गायब हो गया। रात का अंधेरा उतरने लगा था। हिरन के बच निकलने पर बादशाह को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या कर सकता था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था, इसलिए बादशाह ने वापस जाना ही मुनासिब समझा। बादशाह ने घोड़े की बाग मोड़ी और एड़ लगाने ही वाला था कि रात की खामोशी को चरती हुई इसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। बादशाह चौंक उठा। आवाज किसी औरत की थी। इस वीरान और सुनसान जंगल में औरत कहां से आ गई? पहले तो बादशाह ये सोचकर घबराया कि कोई भौतनी या चुड़ैल तो नहीं है, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं कोई मजबूर औरत हो। रोने की आवाज करीब से ही आ रही थी। बादशाह घोड़े से नीचे उतरा और लगाम थामकर इस तरफ को चल दिया। दरख्तों के झुंड के करीब एक पुराना कुआं था और इसके मुंडियर पर एक खूबसूरत औरत बैठी रो रही थी। इसका रंग दूध जैसा सफेद और सुनहरी बाल थे। इसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। बादशाह ने उसके करीब जाकर बड़े नरम लहजे से पूछा, ए खातून, तो कौन है और इस कुएं पर बैठकर क्यों रो रही है? मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ, मुझे बता किसने तुझ पर जुल्म ढाया है? औरत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ए बादशाह, मैं पड़ोसी मुल्क की रहने वाली हूँ। मेरा बाप मर गया तो मेरे चचा ने हमारी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया और मुझे इस जंगल में जंगली जानवरों का लुक़मा बनाने के लिए छोड़ दिया। ये कहकर औरत जोर जोर से रोने लगी। बादशाह को इसकी हालत पर रहम आ गया। उसकी पहली मलका तो कई साल पहले फौत हो चुकी थी, इसलिए उसने सोचा कि इस औरत को अपनी मलका बना ले। बादशाह ने उसे घोड़े पर बिठाया और वापसी के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर ही गया था कि इसके वजीर और मुहाफिज मिल गए। सबके साथ बादशाह महल वापस आ गया। जो औरत बादशाह के साथ आई थी इसका नाम नगीना था। अगले रोज बादशाह ने नगीना से शादी कर ली और वो मलका नगीना बन गई। घर घर घी के चिराग जलने लगे। अमीर गरीब हर आला आदमी खुशी मनाने लगे। कई रोज तक बादशाह की शादी की खुशी में जश्न मनाया जाता रहा। शहजादा तैमूर भी बहुत खुश था और वक्त यूं ही गुजरता रहा। नई मलका के आने के कुछ ही रोज बाद बादशाह बीमार पड़ गया। वो दिन बदन कमजोर होता जा रहा था। शहजादा तैमूर, गुजरा और तमाम दरबारी बहुत परेशान हो गए। मुल्क के बड़े बड़े हकीमों ने इलाज किया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। हत्ता कि बादशाह इतना बीमार हो गया कि चारपाई से लग गया। इसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। अब तो शहजादा तैमूर बौखला उठा कि क्या करे। दूर दूर के ममालिक से भी हकीम बुलाए गए, लेकिन बीमारी का इलाज तो एक तरफ रहा, किसी को ये भी पता ना चल सका कि असल मरज क्या है। बादशाह का रंग जर्द पड़ गया था, आंखों के नीचे काले हल्के पड़ गए थे। शहजादा तैमूर ने फैसला किया कि शहर के सबसे बड़े नजूमी के पास जाना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि असल बात क्या है। ये नजूमी शहर से बाहर एक पहाड़ी गार में रहता था। जब शहजादा तैमूर इसके पास पहुंचा तो नजूमी ने हिसाब लगाकर कहा, ए शहजादे, बादशाह की बीमारी की वजह मलका है। शहजादा तैमूर चौंक पड़ा। ये किस तरह हो सकता है? तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। नजूमी ने गहरी सांस ली और कहा, ए शहजादे, मेरा इल्म कहता है कि मलका कोई आम इंसान नहीं है। वो दरअसल एक इंतहाई खतरनाक और जहरीली नागिन है।
जब कोई नाग या नागिन 500 साल के अरसे में किसी इंसान की नज़र से पोशीदा रहे तो उसे ये ताकत हासिल हो जाती है कि वो जब चाहे किसी भी इंसान या जानवर का रूप धार ले। मलका भी ऐसी ही नागिन है जिसे ये ताकत मिल चुकी है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपना जहर बादशाह के जिस्म में दाखिल कर रही है, उसी वजह से बादशाह दिन बदन कमजोर होता जा रहा है। ये सुनकर शहजादा तैमूर परेशान हो गया। इसने पूछा, लेकिन नजूमी बाबा, अगर ये बात दुरुस्त है तो मलका की बादशाह से क्या दुश्मनी है? वो इन्हें मार क्यों डालना चाहती है? नजूमी ने दोबारा हिसाब किताब लगाया और बोला, ए शहजादे, आज से 10 साल पहले बादशाह ने जंगल में एक काला नाग हलाक किया था। वो काला नाग उसी नागिन का भाई था। अब वो अपने भाई की मौत का बदला लेने आई है। अगर वो चाहे तो एक ही डसने में बादशाह को मार डाले, लेकिन वो चाहती है कि बादशाह आहिस्ता आहिस्ता तरप तरप कर मरे, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके अपना जहर उनके जिस्म में उतारती जा रही है। ये सुनते ही शहजादा तैमूर का खून खोल उठा। इसने गुस्से से तलवार निकाली और हवा में लहरा कर बोला, मैं अभी इस नागिन को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नजूमी ने फौरन कहा, नहीं शहजादे हुजूर, ऐसा हरगिज ना कीजिएगा। वो बड़ी चालाक नागिन है। अगर आपका वार खाली गया तो वो फौरन आप पर हमला करेगी और आपकी जान ले लेगी। शहजादा तैमूर ने बेचैनी से पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? नजूमी ने जवाब दिया, आप उसे सिर्फ उसी वक्त हलाक कर सकते हैं जब वो अपने असल नागिन के रूप में हो। उस वक्त अगर आपका तीर सीधा इसके फन में जाकर लगे तो वो मर जाएगी, लेकिन अगर निशाना खता हुआ तो आप इसके गुस्से से बच नहीं पाएंगे। शहजादा तैमूर ने एक और सवाल किया, लेकिन बाबा, मैं इस नागिन को किस तरह मजबूर कर सकता हूँ कि वो अपने असल रूप में आ जाए? नजूमी मुस्कुराया और बोला, इसका हल भी मेरे पास है। मैं तुम्हें एक खास दवा की पुड़िया देता हूँ। तुम आज रात खाने के वक्त ये दवा पानी में मिलाकर मलका को दे देना। फिर बादशाह के ख्वाबगाह में मौजूद सराही का पानी खाली कर देना और कमरे को बाहर से ताला लगा देना। इस दवा के असर से आधी रात को मलका को शदीद प्यास लगेगी और फिर जो होगा वो तुम अपनी आंखों से देख लोगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये काम बहुत होशियारी से करना होगा। अगर मलका को जरा बराबर भी शक हो गया तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। शहजादा तैमूर ने नजूमी से दवा की पुड़िया ली और कहा, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। ये कहकर वो महल वापस आ गया। रात हुई और खाने का वक्त आया। शहजादे ने बड़ी एहतियात से दवा मलका के पानी में डाल दी। मलका को कुछ खबर ना हुई और वो पानी पी गई। खाने के बाद मलका ने पूछा, शहजादे, आज तुमने खाना बहुत कम खाया है, तबीयत तो ठीक है ना? शहजादा तैमूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस आज भूख कुछ कम थी, आप इत्मीनान रखिए। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने फौरन बादशाह के ख्वाबगाह में जाकर सराही का पानी खाली कर दिया और कमरे को बाहर से ताला लगा दिया। फिर तीर कमान लेकर रोशनदान के करीब जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद बादशाह और मलका कमरे में सो गए। आधी रात का वक्त हुआ तो मलका अचानक उठ बैठी। दवा के असर से उसे शदीद प्यास लग रही थी। इसने सराही से पानी लेना चाहा, लेकिन सराही खाली थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन दरवाजा बंद था। शदीद प्यास की वजह से उसका गला कंठों की तरह खुश्क हो गया। बेचैनी से वो कमरे में इधर उधर टहलने लगी। फिर अचानक उसने फैसला किया कि अब असल रूप में आकर कमरे से निकलना ही पड़ेगा। वो दबे पांव बादशाह के करीब आई। बादशाह तो गहरी नींद सो रहा था। मलका ने इत्मीनान कर लिया कि कोई नहीं जाग रहा। फिर जमीन पर लौट लगाई और अगले ही लम्हे वहीं एक सियाह रंग की खौफनाक नागिन मौजूद थी। इसके फन से चमकदार रोशनी निकल रही थी। वो लहराती हुई कमरे की नाली के रास्ते बाहर निकल गई। शहजादा तैमूर ये मंजर रोशनदान से देख रहा था। इसके रौनगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और फौरन पीछे चल दिया। चांदनी रात थी। सब्जा और तालाब की लहरें बहुत वाज़ेह नजर आ रही थीं। शहजादे ने देखा कि नागिन तालाब के किनारे जा पहुंची है। वो फुनकारती हुई पानी पीने लगी। ये मंजर देखकर शहजादे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने तीर कमान तैयार किया और मुनासिब मौका का इंतजार करने लगा। शहजादा तैमूर की निगाहें तीर की नोक पर जमी हुई थीं। वो दुआ मांग रहा था, या अल्लाह, मुझे सही निशाना लगाने की तौफीक दे।
नागिन ने सर उठाया और तालाब के पानी से प्यास बुझाने लगी। इसका लंबा सा फन चमक रहा था। शहजादे ने कमान खींची और पूरे जोर के साथ तीर छोड़ा। तीर सीधा जाकर नागिन के फन में लगा। एक जबरदस्त चीख की आवाज जंगल में गूंज उठी। नागिन जमीन पर तड़पने लगी। उसके जिस्म के जहर आलू कतरे घास पर गिरते ही घास जलने लगी। शहजादे ने ये मंजर देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। नागिन कुछ देर तक बल खाती रही, फिर बिलाखिर वो मर गई। उसके मरने के साथ ही फिजा में एक भारी बूझ सा हल्का हो गया। शहजादा तैमूर ने फौरन जाकर बादशाह के कमरे का दरवाजा खोला। बादशाह अभी भी बेहोश लेटे थे, लेकिन उनकी सांसें पहले की निस्बत हल्की और पुरसुकून थीं। कुछ देर बाद इनकी आंखें खुल गईं। बादशाह ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा तैमूर, ये सब क्या हवा, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? शहजादे ने अदब से जवाब दिया, अब्बा हुजूर, वो मलका दरअसल एक नागिन थी जो आपसे बदला लेना चाहती थी। अल्लाह के फजल से मैंने इसे हलाक कर दिया है। अब आप बिल्कुल महफूज हैं। ये सुनकर बादशाह की आंखों से आंसू निकल आए। इन्होंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, आज तुमने न सिर्फ अपनी जान दांव पर लगाई बल्कि पूरे बगदाद को एक खौफनाक बल्ला से बचा लिया। तुम्हारी बहादुरी पर मुझे फख्र है। अगले ही दिन दरबार में सबको बुलाया गया। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया, आज से शहजादा तैमूर सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं बल्कि मेरी सल्तनत का वारिस भी है। पूरा दरबार तालियां बजा उठा और हर तरफ शहजादा तैमूर जिंदाबाद की आवाजें गूंजने लगी। लोग खुशी से झूम उठे कि अब उनके पास एक ऐसा बहादुर और अक्लमंद शहजादा है जो मुल्क को दुश्मनों और साजिशों से महफूज रख सकेगा। उसी रोज बादशाह की सेहत तेजी से बेहतर होने लगी। उनके चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई। शहजादा तैमूर दिन रात रियाया की खिदमत करने लगा। लोग इसके इंसाफ और बहादुरी के किस्से सुनाते ना थकते और इस तरह बगदाद एक बार फिर अमन व सुकून का गहवारा बन गया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।